सोचिए अगर एक दिन आप सुबह उठें और न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ एक ही शहर का जिक्र हो रहा हो, हर तरफ हेडलाइंस चल रही हों कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और लग्जरी सिटीज़ में शामिल एक शहर अचानक प्रेशर में आ गया है। होटल्स खाली होने लाग हैं, शॉपिंग मॉल्स में पहले जैसी रौनक नजर नहीं आ रही, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स नए प्रोजेक्ट्स रोक रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या दुबई का गोल्डन एरा खत्म होने वाला है? पहली नज़र में ये सिर्फ एक सेंसेशनल हेडलाइन लग सकती है, लेकिन जब हम नंबर्स और रियलिटी को देखते हैं तो पता चलता है कि सवाल के पीछे बहुत गहरी इकोनॉमिक स्टोरी छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम इमोशंस या रूमर्स की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक फैक्ट्स और लॉजिकल एनालिसिस की मदद से समझने की कोशिश करें कि दुबई की इकोनॉमी असल में कितनी मजबूत है, और अगर इंटरनेशनल सिचुएशन चेंज हो जाए तो इस शहर को किस किस्म के चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। दुबई का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, लक्जरी प्राइवेट आइलैंड्स, एक्सपेंसिव होटल्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल का तस्वीर आता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि दुबई की असल ताकत उसकी बिल्डिंग्स या ग्लैमरस लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि उसका इकोनॉमिक मॉडल है। आज दुबई दुनिया के उन चांद शहरों में शामिल है जहां हर साल करोड़ों डॉलर्स की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है। यहाँ हर कॉन्टिनेंट से लोग बिजनेस कान, कंपनीज एस्टैब्लिश कान, प्रॉपर्टीज खरीदने और अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने के लिए आते हैं। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, बल्क एंटरप्रेन्योर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी दुबई को अपनी पहली चॉइस बने थे। लेकिन हर सक्सेसफुल सिस्टम की तरह दुबई का मॉडल भी कुछ बुनियादी पिलर्स पर खड़ा है। अगर इन पिलर्स में से एक भी कमजोर होना शुरू हो जाए तो इसका असर देरे देरे पूरी इकोनॉमी पर नजर आना शुरू हो जाता है। ये पिलर्स हैं इंटरनेशनल टूरिज्म, एविएशन, ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और रियल एस्टेट। इन तमाम सेक्टर्स का एक दूसरे के साथ इतना गहरा कनेक्शन है कि अगर किसी एक में स्लो डाउन आए तो बाकी सेक्टर्स भी इससे मुतासिर होने लगते हैं। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट हमेशा कहते हैं कि दुबई की इकोनॉमी स्पीड से भी चलती है और कॉन्फिडेंस से भी। जितना ज़्यादा दुनिया का ट्रस्ट दुबई पर होता है उतनी ही तेज़ इसकी ग्रोथ होती है। आप एक छोटी सी मिसाल से इस बात को समझते हैं। सोचिए एक टूरिस्ट यूरोप या एशिया से दुबई हॉलिडे स्पेंड करने के लिए आता है। सबसे पहले वो एयरलाइन टिकट बुक करता है, फिर होटल रिजर्व टैक्सी लेता है, रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, शॉपिंग मॉल्स से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदता है, डेजर्ट सफारी करता है और एंटरटेनमेंट पार्क्स में वक्त गुजारता है। सिर्फ एक टूरिस्ट अपनी ट्रिप के दौरान कितनी इंडस्ट्रीज को पैसा प्रोवाइड करता है, शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाते। अब अगर लाखों टूरिस्ट की तादाद में सिर्फ थोड़ी सी कमी आ जाए तो सोचिए कितनी कंपनीज की अर्निंग डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है। इसी तरह दुबई की रियल एस्टेट मार्केट भी दुनिया की सबसे एक्टिव प्रॉपर्टी मार्केट्स में से एक मानी जाती है। हर साल हजारों फॉरेन इन्वेस्टर्स अपार्टमेंट्स, विलास और कमर्शियल ऑफिसेज खरीदते हैं। कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टीज लेते हैं, जबकि बहुत से लोग रेंटल इनकम के लिए। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी हमेशा बिजी रहता है। नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, लग्जरी कम्युनिटीज और कमर्शियल टावर्स लगातार तैयार किए जाते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट की एक खास बात होती है, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि फ्यूचर कॉन्फिडेंस पर भी चलती है। अगर इन्वेस्टर्स को लांग लाग के फ्यूचर अनसर्टन है तो वो नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से पहले का मर्तबा सोचते हैं। इसी कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सोर्स इंटरनेशनल स्टेबिलिटी होती है। जब दुनिया का बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल होता है तो कंपनीज अपना एक्सपेंशन प्लान बनाती हैं, इन्वेस्टर्स नए मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं और टूरिज्म भी ग्रो करता है। लेकिन जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी पैदा होती है तो सबसे पहले लोग अननेसेसरी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देते हैं, हॉलीडे प्लान्स पोस्टपोन किए जाते हैं, लग्जरी परचेसेस डिले होती हैं, कंपनीज नए ऑफिसेस खोलने का फैसला रोक देती हैं और इन्वेस्टर्स कैश को ज़्यादा सिक्योर एसेट्स में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। यह सिर्फ दुबई के साथ नहीं होता, दुनिया की हर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दुबई की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल विजिटर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है। इसीलिए दुनिया में होने वाली हर बड़ी इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का असर यहाँ दूसरी जगहों मुकाबले में जल्दी महसूस किया जा सकता है। अगर हम पिछले कुछ डेकेड्स की हिस्ट्री देखें तो दुबई ने हर चैलेंज के बाद खुद को दोबारा मजबूत बनाया है। चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पैंडेमिक हो या इंटरनेशनल ट्रेड में स्लो डाउन, दुबई ने हर दफ़ा अपनी पॉलिसीज को अपडेट किया और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से आज भी बहुत से एक्सपर्ट्स दुबई को दुनिया की फास्टेस्ट रिकवरिंग इकोनॉमीज में शामिल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस एग्जिस्ट नहीं करते। असल सवाल यह है कि अगर फ्यूचर में इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस किसी वजह से कंटिन्यूसली काम होता रहा तो दुबई अपनी करंट ग्रोथ को किस हद तक मेंटेन कर पाएगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि गल्फ के तमाम मुल्कों की इकोनॉमी सर्फ ऑयल पर चलती है, लेकिन दुबई इस मामले में काफ़ी मुख्तलिफ है। दुबई ने बहुत पहले यह फैसला कर लिया था कि सर्फ ऑयल पर डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। इसीलिए इसने टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की। आज दुबई की इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा नॉन ऑयल सेक्टर से जनरेट होता है। यह स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल साबित हुई, लेकिन इसके साथ एक नया चैलेंज भी पैदा हुआ। जब इकोनॉमी इंटरनेशनल बिजनेस और टूरिज्म से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाए तो ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट भी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। अगर किसी भी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलना शुरू हो जाए
अगर टूरिस्ट्स अपनी ट्रिप्स पोस्टपोन कर दें और अगर मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी स्लो कर दें तो दुबई की इकोनॉमी के अंदर सबसे पहला डोमिनो इफेक्ट किस सेक्टर में नजर आता है और क्या ये सिर्फ टेम्पररी स्लो डाउन होता है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक चेन रिएक्शन छुपी होती है। अब सवाल यह है कि जब इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस कम होना शुरू होता है तो सबसे पहला झटका किस सेक्टर को लगता है। अक्सर लोग समझते हैं कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट या बैंक्स मुतासिर होते हैं, लेकिन दुबई जैसी इकोनॉमी में सबसे पहले टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर प्रेशर फील करता है। जब है दुनिया में अनसर्टेनिटी पैदा होती है तो लोग सबसे पहले अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करते हैं, हॉलीडे ट्रिप्स काटी जाती हैं, लग्जरी वेकेशंस कैंसिल होने लगती हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी डिले होने लगते हैं। इसका सीधा असर होटल्स, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर नजर आता है। शुरू में चेंज बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब ये ट्रेंड हफ्तों या महीनों तक कंटिन्यू रहे तो इकोनॉमी के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सोचिए एक 5 स्टार होटल जो आमतौर पर हर महीने हजारों गेस्ट रिसीव करता था, अगर उसकी ऑक्यूपेंसी देरे कम होने लग तो उस होटल की इनकम सिर्फ रूम बुकिंग्स की वजह से कम नहीं होती। रेस्टोरेंट की सेल्स गिरती हैं, इवेंट हॉल्स कम बुक होते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की डिमांड कम होती है और लोकल सप्लायर्स के ऑर्डर्स भी रिड्यूस होने लगते हैं। एक ही बिजनेस के स्लो डाउन का असर दासों दूसरी कंपनी हो जाता है। इसी फिनोमिनन को इकोनॉमिस्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, जहां एक सेक्टर का स्लो डाउन देरे पूरी इकोनॉमी में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ एविएशन सेक्टर भी प्रेशर में आ जाता है। दुबई दुनिया के सबसे बिजी एविएशन हब्स में से एक माना जाता है। हर रोज हजारों फ्लाइट्स यहां लैंड और टेक ऑफ करती हैं। एयरलाइंस का बिजनेस सिर्फ टिकट्स बेचने तक महदूद नहीं होता। एयरपोर्ट्स, कार्गो सर्विसेज, मेंटेनेंस कंपनीज, फ्यूल सप्लायर्स, ड्यूटी फ्री शॉपिंग और एयरपोर्ट होटल्स सब इसी इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। जब पैसेंजर्स की तादाद कम होती है तो एयरलाइंस को कुछ रूट्स टेम्पररीली रिड्यूस कर पाते हैं, कुछ फ्लाइट्स मर्ज की जाती हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल करना को चेंजेस इकोनॉमी के दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ टूरिज्म और एविएशन तक महदूद नहीं रहती। अगला सेक्टर जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है वो है रियल एस्टेट। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट बहुत हद तक इंटरनेशनल बायर्स और इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लांग के मार्केट में अनसर्टनिटी है तो वो फौरन प्रॉपर्टी खरीदना बंद नहीं करते, बल्कि पहले वेट एंड सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि नए प्रोजेक्ट्स की बुकिंग स्लो हो जाती है, डेवलपर्स अपनी लॉन्च डेट्स पोस्टपोन कर देते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को सेल करने की प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं। डिमांड में हल्की सी कमी भी प्राइसेस पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है और जब प्रॉपर्टी मार्केट स्लो होती है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी उसका असर महसूस करती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर खास बात यह है कि इसके साथ हजारों छोट और बड़ बिजनेसेस जुड़ होते हैं। सीमेंट सप्लायर्स, स्टील मैन्युफैक्चरर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, आर्किटेक्ट्स और ट्रांसपोर्ट कंपनी सब इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अगर नए प्रोजेक्ट्स कम हो जाएं तो इन तमाम सेक्टर्स की अर्निंग भी देर देर अफेक्ट होने लगती है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रियल एस्टेट सिर्फ बिल्डिंग्स का नाम नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर होता है। इस तमाम प्रोसेस का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। जब कंपनीज की इनकम कम होती है तो वह सबसे पहले अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं। ओवर टाइम काम कर दिया जाता है, हायरिंग स्लो हो जाती है और कुछ बिजनेसेस एक्सपेंशन प्लान्स पोस्टपोन कर देते हैं। इससे जॉब मार्केट पर प्रेशर आता है। रिटेल स्टाफ, होटल एम्प्लॉइज, ड्राइवर्स, डिलीवरी वर्कर्स और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ हजारों लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस स्लो डाउन को महसूस करते हैं। इकोनॉमी का असली चैलेंज वही होता है जब नंबर्स की जगह लोगों